बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मंगलम द करियर गुरु के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहले मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ कि इतने दिनों से वीडियो आप तक नहीं पहुँच पा रही थी। इसका मेन रीज़न था कि मेरी तबीयत कुछ ख़राब थी, लेकिन आज से आपको रेगुलर वीडियोस मिलने चालू हो जाएंगे जो जेएसएससी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अभी जो सीरीज़ हम लोग लेकर चल रहे हैं वो बेसिकली जेएसएससी के लिए ही है, और ये जो सीरीज़ है इससे उन बच्चों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है जो बच्चे इस बार जेएसएससी के एग्ज़ाम दे रहे हैं लेकिन वो कहीं क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं। तो आप फ्री में निःशुल्क तौर पर हमसे जुड़ करके हमसे बहुत सी चीज़ें सीख सकते हैं। साथ ही वो चीज़ें हमारे द्वारा कराई जा रही है जो आपके एग्ज़ाम में सीधे सीधे प्रश्न पूछा जा सकता है। साथ ही आप जानते हैं कि खोटा झारखंड स्पेशल की क्लासेस भी बहुत जल्द आने वाली है। खोटा की क्लासेस तो लगातार चल रही है रघु सर के द्वारा, साथ ही हम लोग बहुत जल्द झारखंड स्पेशल की क्लासेस भी लेकर के आने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। खैर, आते हैं आज हम अपने टॉपिक पे जिसका नाम है भारत में यूरोपियों का आगमन। जो यूरोपियंस थे वो भारत में क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, वो समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही हम ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न हमारे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो शुरू करते हैं क्लास को और देखते हैं कि आज की क्लास में क्या है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो भारत में यूरोपियों का आगमन, एडवेंट्स ऑफ यूरोपियन इन इंडिया, क्लियर है? तो समझने का प्रयास करते हैं। भारत में यूरोपियों का आगमन, क्लियर है? यूरोपियों के आगमन, भारत में आगमन के लिए जिम्मेदार कारक वो कौन से कारण थे जिसकी वजह से यूरोपियन मजबूर हो जाते हैं भारत में आने के लिए। तब जानते हैं कि जहाज निर्माण तथा नौ परिवहन में यूरोपियन की उन्नत तकनीक थी। ठीक है। यूरोपियों का आर्थिक विकास भारतीय वस्तुओं जैसे मसाले, छींट, रेशम, विभिन्न प्रकार के कीमती पत्थरों, चीनी मिट्टी के बर्तनों इत्यादि की यूरोप में बढ़ती मांग और भारत की अकूत दौलत। तो ये क्या है, रीज़न है। रीज़न क्या है? अब जानते हैं कि भारत में जो मसाले होते हैं उसके पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा डिमांड होता है, और कहीं ना कहीं ये मसाला जो हो गया रेशम, जो आपको रेशम सिल्क भारत में, या फिर कॉटन आप सूती बोल सकते हैं, जिसको यहाँ से रॉ के कच्चे माल के तौर पे वो एक्सपोर्ट करते थे और वहाँ पे इन चीज़ों को बना करके वापस भारत में बेचा करते थे। साथ ही चीनी मिट्टी, बर्तनों की इत्यादि यूरोप में बढ़ती मांग ही क्या किया, यूरोपियों को भारत में प्रेरित किया। और लास्ट क्या है, भारत में अकूत दौलत। भारत एक सोने की चिड़िया कही जाती थी। इस वजह से यह भी रीज़न है कि भारत में पैसों की कमी नहीं थी, जिस वजह से पूरे यूरोपियंस जो थे, यूरोप के देश से, वो भारत में आने के लिए कोशिश करते हैं। क्लियर है? दूसरा चीज़, आपसे प्रश्न कैसा पूछा जा सकता है? तो पहला प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे पहले कौन यूरोपियंस भारत में आए थे, उसके बाद कौन आया था, उसके बाद कौन आया था। तो क्रम पूछा जा सकता है। क्लियर है? तो क्रम के तौर पे आप क्या याद कर सकते हैं? PDEDF, क्लियर है? P फॉर पोर्तुगीज, D फॉर डच, E फॉर इंग्लिश, D फॉर डेन्स और F फॉर फ्रेंच। ये इस फॉर्मूले के तौर पे आप इसे याद कर सकते हैं। ये क्या है, भारत में आने का क्रम है। सबसे पहले पोर्तुगीज आते हैं, फिर डच आते हैं, फिर इंग्लिश आते हैं, फिर डेन्स आते हैं, फिर फ्रेंच आते हैं। फिर आपसे प्रश्न क्या पूछा जा सकता है? आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वो कौन सा यूरोपियन था जो भारत में सबसे पहले तो आया लेकिन वो सबसे लास्ट में भी जाता है। तो आप क्या बताएंगे? तो वो पोर्तुगीज थे। सबसे पहले भारत में आते हैं लेकिन सबसे लास्ट में जाते हैं। ये लगभग 1961 के आसपास भारत से ये जाते हैं। क्लियर है? अब प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट का क्रम बताइए, स्थापना क्रम बताइए कि वो कौन से यूरोपियंस थे जिसका सबसे पहले स्थापना हुआ था, उसके बाद हुआ था। तो इसके लिए भी मैं आपको एक फॉर्मूला देना चाहूँगा जिसके आधार पर आप याद कर सकते हैं। फॉर्मूला है पेड कर दो फीस मेरा। क्लियर है? P फॉर पोर्तुगीज,
ई फॉर इंग्लिश, डी फॉर डच, फ्रांस। क्लियर है? तो पहले स्थापना हुआ पोर्तुगीज़ का, फिर इंग्लिश का, फिर डच का, फिर फ्रांस का। इस तरीके से आप इसे भी याद कर सकते हैं। तो आने का क्रम PDEDF और स्थापना का क्रम पेड कर दो फीस मेरा, इस तौर पे आप इसे याद कर सकते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक पे जहाँ से प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। तो क्रम आपसे पूछेगा तो सबसे पहले पुर्तगाली आप बताएंगे, दूसरा अंग्रेज़ बताएंगे, तीसरा डच बताएंगे, चौथा फ्रांसीसी बताएंगे। इस तरह से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। क्लियर है? तो एशिया में यूरोपियों के विजय का कालखंड, तो सबसे पहले पुर्तगाली हैं, फिर अंग्रेज़ हैं, फिर डच हैं, फिर फ्रांसीसी हैं। जो पुर्तगाली हैं उनका जो स्थापना क्रम है 1498 है, अंग्रेज़ है 1600 में इनका स्थापना हुआ था, डच का 1602 में हुआ था और फ्रांसीसी का हुआ था 1664 में। ये हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अब हम आगे बढ़ते हैं जहाँ से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? तो समझते हैं पहले कि भारत में यूरोपियंस क्यों आए थे। तो देखिए, भारत में यूरोपियंस क्यों आए थे, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज कीजिए, एक मुझे इसका मैप खोलना पड़ेगा, तो एक बार मैप मैं खोल लेता हूं इसका। इंडिया का मैप, वर्ल्ड का मैप मुझे एक बार आपको दिखाना होगा, जिससे आपको चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ सकता है। ये है हमारा वर्ल्ड मैप। ये है हमारा वर्ल्ड मैप। ठीक है? तो ये रहा हमारा वर्ल्ड मैप। हम जानते हैं कि ये है हमारा प्यारा भारत, ये है हमारा प्यारा सा भारत, ये है हमारा प्यारा भारत, ये है जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वो हो गया। ठीक है? ये हमारा यूरोप हो गया, ये एशिया हो गया, और ये अमेरिका, यहाँ से आपको मिलेगा आपको ब्राज़ील, यहाँ आपको ऑस्ट्रेलिया। इस प्रकार से अलग अलग कॉन्टिनेंट हो गए। आप जानते हैं ये 7 कॉन्टिनेंट होते हैं। तो हमें समझना क्या है, हमें समझना है कि जो यूरोपियंस थे वो भारत में कैसे और क्यों आते हैं। तो आप जानते हैं कि ये टर्की है, तुर्की है। तुर्की का कब्जा किस पे हो गया था? कुस्तुनुतिया पर हो गया था। और जो तुर्की है उसने क्या किया था, ये जो भारत से आने वाला रास्ता है इसको इसने बंद कर दिया था, इसको बंद कर दिया था। ये कुस्तुनुतिया वाला रास्ता, ये जो रास्ता था ये बंद हो गया था। जो सीधे यूरोप से इंडिया आया जाता था वो रास्ता इसने बंद कर दिया। तो कोई भी कंट्रीज़ इधर से डायरेक्ट इंडिया नहीं आ सकता था। लेकिन सबको पता था कि भारत में पैसे अथाह हैं, पैसे बहुत हैं, तो भारत तो जाना ही है। ठीक है? तो सबसे पहले प्रयास किया जाता है, एक स्पेन का आदमी रहता है जिसका नाम रहता है कोलंबस, वो सबसे पहले प्रयास करता है, लेकिन वो असफल हो जाता है और वो अमेरिका की खोज कर देता है। क्लियर है? दूसरी बार प्रयास करता है एक पुर्तगाल का आदमी होता है जिसका नाम होता है वास्को डी गामा। आप जानते हैं इसके पिताजी सेलर थे, नाविक थे, तो जाहिर सी बात है इसको बहुत सी चीज़ों का ज्ञान होगा। तो ये जो पुर्तगाल का वास्को डी गामा है ये कहाँ पहुँच जाता है? साउथ अफ्रीका पहुँचता है। साउथ अफ्रीका तो पहुँचता है, ये साउथ अफ्रीका में पहुँचता है केप ऑफ गुड होप के पास। केप ऑफ गुड होप के पास पहुँचता है, लेकिन इसको यहाँ से जाने का रास्ता नहीं पता था। तो एक गाइडर रहता है जिसका नाम रहता है अब्दुल मुनीक, मजीद बोला जाता है, मुनीक बोला जाता है, बहुत जगहों पर इसका अलग अलग नाम है। तो ये गुजराती जो गाइडर होता है इसको लेकर के आता है
केरल। केरल के कालीकट के तट पर इसे लेकर के आता है और इसकी मुलाकात होती है जमोरिन से। क्लियर है। तो जो सबसे पहले भारत आया वो पुर्तगाल का एक नाविक का बेटा था जिसका नाम था वास्को डी गामा। वो सबसे पहले भारत आता है और ये भारत कहाँ आता है? कालीकट के तट पे आता है और इसका स्वागत करता है जमोरिन। जमोरिन कौन कर रहता है? तो जमोरिन कालीकट का शासक रहता है, वो इसका स्वागत करता है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं अपने मुद्दा पर। क्लियर? तब मुझे समझना क्या है और साथ में आपको भी समझना है कि टॉडर डेलिसिस क्या नाम रहता है? टॉडर डेलिसिस नाम रहता है। टॉडर डेलिसिस संधि 1494 में होता है। पुर्तगाल तथा स्पेन के बीच अटलांटिक में एक आभासी रेखा के द्वारा पुर्तगाल के लिए पूर्व तथा स्पेन के लिए पश्चिम में गैर ईसाई दुनिया का विभाजित किया गया। क्लियर है। अब देखिए इसको दो हिस्से में बांट दिया गया। वास्को डी गामा वो पहला पुर्तगाली था जो भारत में आया था। वास्को डी गामा 1498 में आशा अंतरिक्ष द्वीप, जिसे हम केप ऑफ गुड होप के नाम से जानते हैं, होते हुए कालीकट पहुंचा तथा उसका जमोरिन कालीकट का राजा था के द्वारा क्या किया गया? स्वागत किया गया। 1502 तक वास्को डी गामा की दूसरी यात्रा के दौरान कालीकट, कोचीन और कन्नूर में व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की गई तथा उनकी किलेबंदी की गई। अन्य व्यापारियों के विपरीत पुर्तगाली भारत में व्यापार का एकाधिकार चाहते थे। क्लियर है। अब देखिए दूसरा जो पुर्तगाली आता है जिसका नाम था पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। तो आपसे प्रश्न में यह भी पूछा जा सकता है कि प्रथम पुर्तगाली जो वास्को डी गामा था वो भारत आया था, तो दूसरे पुर्तगाली का नाम क्या था? तो आप याद रखेंगे पेड्रो अल्वारेज कैब्राल था। पेड्रो अल्वारेज कैब्राल 1500 में कालीकट में सबसे पहले फैक्ट्री की स्थापना की और यही था जिसने क्या किया था? फैक्ट्री की स्थापना किया था। भारतीय उपमहाद्वीप पर यूरोपीय के शासन के युग के यहीं से शुरुआत मानी जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये पुर्तगालियों की तरफ से सबसे पहले भेजा गया गवर्नर था और इसका कालक्रम क्या है? 1505 से लेकर के 1509 है। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर जिसने शांत जल ब्लू वाटर की नीति की प्रणाली की शुरुआत की थी। तो आपसे सीधे सीधे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा शुरुआत किया गया था? तो ये आपका फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था जिसने ब्लू वाटर शांत जल की नीति की शुरुआत की थी। शांत जल की नीति क्या थी? तो अगर आप समुद्र में व्यापार करना चाहते हैं शांतिपूर्वक तो आपको इस पर साइन करना होता था। इसमें भारतीय भूमि पर किले बनाने के बजाय समुद्र में शक्तिशाली होने पर बल दिया गया। और आप जानते हैं कि पुर्तगाली हमेशा चाहते थे कि अपना पावर को स्थापित किया जाए कहाँ पर? हिंद महासागर में। कार्टेज प्रणाली हिंद महासागर में पुर्तगालियों द्वारा जारी जल परिवहन लाइसेंस या पास ये था। क्लियर है। और आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो कार्टेज प्रणाली थी, कार्टेज पद्धति था, कार्टेज सिस्टम था, वो कौन सा एक मुगल शासक था जिसने कार्टेज प्रणाली को स्वीकार किया था? तो आंसर उसका हो जाएगा अकबर। अकबर ने इसको स्वीकार किया था। अकबर ने कार्टेज प्रणाली को स्वीकार किया था, तो बाबर नहीं, इसका आंसर हो जाएगा अकबर। क्लियर है। अब नेक्स्ट जो आएगा उसका नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो पहला पुर्तगाली जिसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, दूसरा जो आएगा गवर्नर उसका नाम हो जाएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है। क्लियर। इसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो भारत में जो वास्तविक पुर्तगालियों की शक्ति का संस्थापक कहा जाता है वो अल्फांसो डी अल्बुकर्क है। इसने बीजापुर में गोवा
को जीत लिया। मुस्लिम पर अत्याचार, विजयनगर के राजा श्री कृष्ण देव राय 1510 से भटकल को जीत लिया। भारत के मूल निवासियों के साथ विवाह करने की नीति का आरंभ किया। इसके द्वारा अपने प्रभाव क्षेत्र में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। 1515 में अल्बुकर्क की मृत्यु हो गई तथा उस समय तक पुर्तगाली भारत में सबसे मजबूत नौसैनिक शक्तियों के रूप में स्थापित किया गया। अब इसे हम विस्तार से समझते हैं। तो कह रहा है कि ये बीजापुर का एक सुल्तान था आदिल शाह यूसुफ, उससे इसने 1510 में गोवा छीन लिया और उस पर अधिकार कर लिया था। साथ ही विजयनगर के राजा थे श्री कृष्ण देव राय, उनको भी जीत लिया था। भारत के मूल निवासियों के साथ जो भारत की महिलाएं थी उनसे वो जो पुर्तगाली मेल थे उनको प्रोत्साहन करता था हमेशा कि तुम शादी करो किसके साथ, मूल निवासियों के साथ, जिससे उनकी जनसंख्या क्या हो सके, बढ़ सके। इसके द्वारा अपने प्रभाव क्षेत्र में जहाँ भी पुर्तगालियों का प्रभाव था वहाँ पर सती प्रथा प्रतिबंध लगाया था। किसने? अल्बुकर्क ने। 1515 में अल्बुकर्क की मृत्यु हो गई तथा उस समय तक पुर्तगाली थे वो सबसे पावरफुल बन करके उभरे हुए थे। क्लियर है? नेक्स्ट जो तीसरा वायसराय बन के आया, वायसराय जिसका नाम था नीनो डी कुन्हा। इसका टाइम पीरियड क्या है? 1529 से लेकर के 38 है। इसके द्वारा 1503 में कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया गया। इस प्रकार भारत में पुर्तगाली उपनिवेश की राजधानी गोवा बन गई। तब कोचीन से ट्रांसफर करके गोवा को राजधानी बना दिया गया। उसके शासनकाल में दीव तथा वसाई की गुजरात के राजा बहादुर शाह के छीन लिया गया तथा उस पर पुर्तगालियों का कब्जा हो गया। दरअसल ये हुआ था कि नीनो डी कुन्हा जो था वो गुजरात के शासक बहादुर शाह को बुलाता है बोट पे, नाव पे मिलने के लिए समुद्र में, और ऐसे बहुत सारी किताब में कहा गया है कि वो उसे धक्का दे करके समुद्र में गिरा देता है, जिससे बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है। बहादुर शाह 1530 में दीव में पुर्तगालियों से लड़ते हुए मारे गए। वह एक व्यवहारिक नेता थे जिसने पश्चिमी तटीय क्षेत्र से परे भी पुर्तगाली साम्राज्य का विस्तार किया। उसके समय पुर्तगाली शक्ति का विस्तार पूर्वी तट तक हो गया था। तो प्रश्न कैसा पूछा जा सकता है आपसे? तो प्रश्न पूछा जा सकता है पहला कि कार्टेज ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा लागू किया गया? तो आप बताएंगे कि ब्लू वाटर पॉलिसी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के द्वारा लागू किया गया था। गोवा को जीत करके गोवा को कौन जीता था? तो आप यह बताएंगे अल्फांसो डी अल्बुकर्क। कब जीता था? 1510 में जीता था। वो कौन गवर्नर था जो पुर्तगालियों को प्रेरित करता था कि वो भारत के मूल निवासियों से विवाह करें? तो आप बताएंगे अल्फांसो डी अल्बुकर्क। साथ ही आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क लगाया था। क्लियर है? आपसे पूछा जा सकता है कि कार्टेज पद्धति को स्वीकार करने वाला मुगल शासक कौन है? तो आप बताएंगे अकबर है। इस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है नीनो डी कुन्हा से कि कोचीन से गोवा राजधानी ट्रांसफर किया गया, ये किसके काल में हुआ था, किसके द्वारा हुआ था? तो नीनो डी कुन्हा के द्वारा हुआ था। क्लियर? नेक्स्ट आगे देखते हैं जहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। पुर्तगालियों की धार्मिक नीति प्रारंभ में सिर्फ मुस्लिमों के प्रति द्वेषपूर्ण, बाद में हिंदुओं के प्रति भी। 1579 में बादशाह अकबर को ईसाई धर्म में परिवर्तित कराने के लिए ईसाई मिशनरियों को भेजा गया था। तो इवन जो अकबर थे उसको भी प्रेरित किया गया, उसको भी दबाव डाला गया कि वो ईसाई मिशनरी में ट्रांसफ़र हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। भारत में पुर्तगालियों के पतन के लिए जिम्मेदार कारक। तो भारत में पुर्तगाली का पतन कैसे हुआ? तो उसका रीज़न क्या क्या है? तो उसका रीज़न है आपको मिस्र, फारस तथा उत्तरी भारत में शक्तिशाली राजवंशों का उदय तथा उनके पड़ोसी के रूप में मराठाओं का उद्भव हुआ। मिशनरियों की गतिविधियों से राजनीति, भय तथा उत्पीड़न जैसे न्यायिक जांच से घृणा उत्पन्न हो गई, जो पुर्तगाली आध्यात्मिक दबाव के खिलाफ प्रतिक्रिया का कारण बने। तो आप जानते हैं कि पुर्तगाली जो ज़बरदस्ती कन्वर्ट करते थे, जिसकी वजह से लोगों के अंदर इनके प्रति द्वेष आ गया था। क्लियर है?
पुर्तगाली प्रभुता को चुनौती देने के लिए अंग्रेजी तथा डच वाणिज्यिक संस्थाओं का उदय हो गया। साथ ही इनके लेवल पे आकर के खड़ी हो गई थी अंग्रेजी कंपनी और डच कंपनी। ये भी क्या है रीजन, इनके पतन का रीजन है। क्लियर। भारत में पुर्तगाली शासन की समुद्री डकैती तथा अवैध व्यापार प्रथाओं से बड़े विस्तृत पैमाने पर भ्रष्टाचार, लालच एवं स्वार्थ, ब्राजील की खोज के कारण पुर्तगाली उपनिवेश का पश्चिमी ओर पलायन। तो नया एक ब्राजील का खोज किया गया, जिसके बाद इनका पलायन किधर हो गया, पश्चिमी की ओर पलायन होना शुरू हो गया। ये भी क्या है, रीजन है इनके पतन का। क्लियर है। पुर्तगालियों के आगमन का महत्व, इनके आने से फायदे क्या हुए, तो पुर्तगालियों ने न केवल यूरोपीय युग की शुरुआत की बल्कि नौसैनिक शक्ति के उदय को भी चिन्हित किया। जहाज पर तोप के उपयोग की शुरुआत की। पुर्तगाली समुद्र में उन्नत तकनीकी में माहिर थे। उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में एक से अधिक डेक वाले जहाज़ों का निर्माण किया। तो जहाज निर्माण का भी श्रेय इन्हीं को जाता है। मिशनरियों तथा चर्च भी भारत में चित्रकारों, नक्काशी करने वाले तथा मूर्ति बनाने वाले के संरक्षक थे। पुर्तगाली संगठन बनाने में कुशल थे, जैसे शाही शस्त्रागार और जहाज बनाने के स्थान पर निर्माण तथा पायलटों की नियमित प्रणाली का रखरखाव तथा मानचित्रण तथा निजी व्यापारिक जहाज़ों पर अंकुश लगाने के लिए राज्य बनाने को खड़ा करना। इसके साथ इन्होंने युद्ध की यूरोपीय कला की शुरुआत की थी। गोवा में चांदी के काम करने वाले तथा सोने के काम करने वाले सुनार की कला का विकास भी इन्होंने किया था। इसके अलावा पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए थे, भारत में सबसे अंत में गए। तो आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ कि पुर्तगाली वे थे जो सबसे पहले भारत आए थे, साथ ही सबसे लास्ट में वो भारत से जाते हैं। क्लियर है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि पुर्तगालियों के आने से उनके क्या फ़ायदे हुए और साथ ही उनके पतन का क्या कारण है, कौन कौन से गवर्नर भारत में आए थे, ठीक है, और कौन से गवर्नर ने क्या क्या चीज़ें लागू की थी। जैसे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ब्लू वाटर पॉलिसी से वास्तविक फाउंडर किसे कहा जाता है। साथ ही आपसे ये पूछा जा सकता है कि गोवा को किसके द्वारा छीना गया था। इस तरह से प्रश्न यहाँ पे बन सकते हैं। नेक्स्ट जो हमें देखना है वो नीदरलैंड देखना है।